औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सदर बाइडन आज वाशिंगटन के मुकामी टाइम वक्त के मुताबिक जो है वो शाम को एक ब्रीफिंग में अपनी ख़ारजा पॉलिसी का, अपनी इंतज़ामी ख़ारजा पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिसके बारे में जो है वो वाइट हाउस की जो तर्जुमान है उनका कहना है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो जुज़ियात पे नहीं बल्कि वो वसी तर पैराए जो है उस पे जो ख़ारजा पॉलिसी के वसी तर पैराए जो है उन पर बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी उसमें कुछ मुल्कों के नाम भी ले लिए कि जी ये इनके बारे में भी जो मुल्क अमेरिका मुखालिफ जिनको करार दिया जाता है कैंप जो है चाइना, रशिया और शुमाली कोरिया और ईरान, तो इनके बारे में भी हिकमत अमली के ऊपर जो है वो बात होगी। अच्छा, इसके साथ ही जो है एक तरफ तो ये बात आती है, दूसरी तरफ जो है वो अरब्स के बारे में और ख़ुसूसन सऊदी अरब के बारे में ये मामला बड़ा ज़ेर बहस है इंटरनेशनल मीडिया में भी और अमेरिकन मीडिया में भी कि बाइडन इंतज़ामिया की जो पॉलिसी है वो क्या होगी सऊदी अरब के बारे में। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सदर बाइडन जो हैं ये अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और बहुत सारे जो इन्होंने ऐलान भी किए, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के बारे में इनका जो एक स्टांस था ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बड़ा स्ट्रिक्ट रहा। फिर उससे पहले भी जो है वो इनका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा उनका कोई दोस्ताना माहौल जिस तरह से ये कोई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में था। तो इसके ऊपर बल्कि एक तो यहाँ तक भी ट्रंप ये अपना जो कैंपेन टीम जो बाइडन की है उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि जी सऊदी अरब को जो है वो खुली छुट्टी नहीं मिलेगी, कि जिस तरह उनको प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में जो उनके मुताबिक खुली छुट्टी थी वो खुली छुट्टी उन्हें नहीं मिलेगी। और इससे साथ ही उनका ये भी कहना था कि जी जो यमन की जो जंग है और यमन पर जंग मुसल्लत की गई और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, और ये बड़ी लंबी चौड़ी एक बहस है कि जिसके ऊपर वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सऊदी इत्तेहाद ने जो है अरब इत्तेहाद ने यमन में जो है वो बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की हैं, और इसके ऊपर जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया ने जो है आँखें बंद करके किए रखी और हज़ारों अफराद जो है वो जहाँ भाग हो गए। और इस मामले को जो है वो असर नौ जो एक वाइट हाउस ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये असर नौ जो है सऊदिया ताल्लुकात, जो बाइडन टीम जो है वो सऊदिया और अमेरिका के जो वाशिंगटन और रियाद के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो है वो पहले ही हफ्ते में बाइडन इंतज़ामिया ने जो है वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कई अरब डॉलर के जो है वो असले के जो मुआहदे थे उनको भी मुअत्तल कर दिया था, और इसका भी उन्होंने यही अनाउंस किया था कि जी इनका असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो एक इशू ये आता है कि बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो जो तशहीरी मुहिम जो थी जो पूरी उनकी कैंपेन पे छाई रही, और उसका इनके मुकम्मल तौर पर तो नहीं हम कह सकते वो कि उनके लोकल इश्यूज़ जो है वो फर्स्ट आते हैं, दैन उनके सेकेंडरी आते हैं मामलात। तो इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से जो मामला था वो जो उनके लिए प्रायोरिटी पे रहा वो उन्होंने हिट किया जो अरबों का और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान में जो मामलात थे उन्होंने उसको टारगेट किया, उसको टारगेट रखा उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन के दौरान। और इसमें ख़ास तौर पे उन्होंने यमन और सऊदी जंग है उसको उन्होंने स्पेशली उसको टारगेट किया। अच्छा, इसी तरह उनका ये भी एक जो है वो
एक तरफ तो अमेरिका जो है, जो सऊदी अरेबिया है, वो शराकतदार भी है, बहुत बड़ा शराकतदार है अमेरिका का रीजन में। और इसके अलावा जो है वो असला ख़रीदने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च के मुताबिक जो है 2015 से 2019 तक जो है वो अमेरिका से असला ख़रीदने वाले ममालिक की फ़हरिस्त में सऊदी अरब जो था वो टॉप ऑफ द लिस्ट था। अच्छा, इसी तरह बरतानिया से भी उसने बहुत बड़े पैमाने पे असला ख़रीदा। अब इस असले के बारे में कहा जाता है कि ये असला जो है वो यमन वॉर के दौरान इस्तेमाल किया गया है, और इसी में उनके कैंपेन के जो है वो एंड्रयू स्मिथ, ये बड़े एक उनके कैंपेन के अहम रुकन रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनको वो बड़ा सख्त, कई गुना सख्त मौक़िफ़ जो है वो उनके ऐलानात से भी ज़्यादा ये कई गुना सख्त मौक़िफ़ जो है वो होगा, जो कि प्रेसिडेंट ओबामा की इंतज़ामिया और उस वक़्त वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन थे जो उनके दौर में था। तो वो वही मौक़िफ़ जो है वो उसको दोबारा उसको वो करेंगे। और लेकिन इसमें एक मामला आ जाता है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के साथ, तो अमेरिका के अंदर जो है वो असलहे की फ़रोख्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो असलहे की जो अपनी मार्केट थी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, उस पर एक्सपेंशन को बहुत ज़्यादा हुई थी। और उसमें अरब मुल्क भी उसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी मिक़दार में अरब मुल्कों को भी असला बेचा गया था। तो क्या ये सवाल आता है कि क्या बाइडेन इंतज़ामिया जो है, क्या ये ओबामा की जो पॉलिसी, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ओबामा पॉलिसी जो है वो गल्फ़ के हवाले से उसको अडॉप्ट किया जाएगा, और दूसरी तरफ ये भी है वो कह रहे हैं कि जी नहीं, वो हम जो है वो उससे कई गुना जो है वो सख्त मौक़िफ़ ये आया राय है उनके जो कैंपेन के जो मशीर हैं, या उनकी तरफ से ये इस तरह का कोई मामला है, ये अभी तक वाज़ह नहीं हो सका कि ये आया एक उनकी पर्सनल एक राय है उनके मशीर की कि जो उनके, और या ये एक सरकारी जो एक स्टांस जो है, ये तो अब जो आज कल सुबह हमारे ये वाज़ह हो जाएगा उनकी, जब वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी का ऐलान कर देंगे तो उसके साथ ये वाज़ह हो जाएगा कि ये किस तरफ मामला जाएगा। इसी तरह बरतानवी जो एक रुकन पार्लियामेंट हैं क्रिस्पिन बुलेटन, वो इनका ये कहना है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी तरफ से उनके जो करीबी मशीर हैं वो उनको मुतज़ाद मशवरे दे रहे हैं, और अमेरिका सऊदी ताल्लुकात के हवाले से वो बात कर रहे हैं उसी तनाज़ुर में। और इसमें वो ये कहते हैं कि उनका एक अवामी जो तासुर है प्रिंस मोहम्मद का, कि आया वो उसके ऊपर एक उन्होंने जैसे कि एक प्रोग्रेसिव उन्होंने पॉलिसी अपनाई है, और बहुत कुछ उन्होंने जो है वो जो एक रवायती क़दामत पसंद जो हो सऊदी एक सोसाइटी थी, कंजर्वेटिव थे, उसको उन्होंने ओपन एक पॉलिसी दी एक, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामलात हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और ड्राइविंग का इजाज़त, और अकेले सफ़र करने की इजाज़त, और इस तरह के बहुत सारे बेशुमार उन्होंने इस तरह के जो है वो लिए थे, इक़दामात उन्होंने उठाए थे। तो लेकिन इसके साथ साथ जो है उनके ऊपर एक दो जो चीज़ें हैं जिसमें जो मगरिब में
ये जो मगरबी दुनिया है, अमेरिका भी उसमें शामिल है और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसमें हैं, वो दो चीज़ों के ऊपर दो तीन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न है। और यही पॉसिबल एक ब्लैकमेलिंग की जो है बड़ी, मैं इसमें बिल्कुल हिचकिचाहट मुझे नहीं है ये कहते हुए कि बड़ी हद तक वो उसकी वजह से ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। एक तो है ह्यूमन राइट्स, और वो चाहते हैं कि जी मुकम्मल तौर पर जो हदूद हैं जो उसका जो है वो ख़ात्मा हो जाए, कि जो हदूद के तहत जो सज़ाए मौत दी जाती है या सर कलम किया जाता है उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया जाए और उसको जो है सज़ा जो है सज़ाए मौत को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। एक तो उनका ये काफ़ी बड़ा उनका एक इशू रहा है, बड़ा पुराना है, ये बहुत अरसे से वो कोई इस कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरा उनका है कि जी अपना आज़ादी इज़हार या आज़ादी राय, तो आज़ादी इज़हार या आज़ादी राय से जो उनकी मुराद है वो सबको पता है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन क्योंकि सऊदी मुआशरा जो है या अरब जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक कंट्रोल्ड मीडिया रखा हुआ है, और किसी हद तक जैसे कि चाइना में भी कंट्रोल्ड मीडिया है, और किसी हद तक मैं ज़ाती तौर पर बतौर जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि आप मादर पिदर आज़ाद जो है वो मीडिया जो है वो किसी भी सोसाइटी को वो उसको बर्बाद तो कर सकता है, वो तख़रीब कर सकता है, तामीर नहीं। उसे तहरीब जन्म ले सकती है, उससे तामीरी काम कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है वो एक और जो बहुत बड़ा मसला है प्रिंस मोहम्मद के लिए, वो है जमाल खशकाकी का जो कत्ल है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। वो एक इतना बड़ा मामला है कि जिसके ऊपर बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो हमें नज़र आती है संजीदा, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ही उसको ज़रा दिल पे लिया हुआ है इस मामले को। जबकि इसमें प्रिंस मोहम्मद जो है वो एक बार ये कई इंटरव्यूज़ में भी और कई बार वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये उनकी मर्ज़ी के, ये उनसे उनका कोई हाथ नहीं है इसमें बकौल उनके, और ये उनकी मर्ज़ी के बगैर हुआ है। वल्लाहु आलम, ये तो हमें नहीं अंदाज़ा है कि कौन क्या कितना सच है कितना झूठ है। इसी तरह जो है बहुत सारे जो एक मसला और आया था वो था कि जो गिरफ्तारियां हुई थी अरब शहजादों की, उसके मामले के ऊपर भी चूँकि बहुत सा ऐसे कई अरब उनमें सऊदी रॉयल फैमिली के लोग हैं जिनके अमेरिकन्स और डेमोक्रेट्स और इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनके मामले में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जो है उनके हैं कि जी ये वो मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि वो गिरफ़्तारियाँ बुनियादी तौर पे उसमें करप्शन नहीं, उसमें असल में जो था मामला वो था उसका बैत का। तो ये एक क्लियर इशू है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मसला ये है कि एक तरफ तो ये मामला आ रहा है कि सऊदीज़ जो हैं अपना अमेरिकन्स जो हैं वो कहते हैं जी कि हम रीनेगोशिएट करेंगे ताल्लुकात को, असर नौ जायज़ा भी लेंगे उनका और रीनेगोशिएट भी करेंगे सऊदीया के साथ ताल्लुकात को। तो दूसरी जानिब जो है वो बहरा अहमर जो है, बहरा अहमर के साथ 3 मज़ीद जो है वो फ़ौजी अड्डे जो है वो तामीर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और ये यनबलीग की एक बंदरगाह है जद्दा के करीब, वहाँ पर इसके जो है वो इसके लिए वो ट्रायल भी हुए हैं, उसमें वो मुख्तलिफ़ कश्तियों से और जहाज़ों को लाकर उसको ट्रायल भी किया गया है कि कितना सामान जो है कैरी किया जा सकता है, कितने टाइम में कहाँ तक। तो एक्सक्यूज़ मी,
इसमें जो है दो जो अहम जो अड्डे हैं, वो एक तो जो इज़राइल की सरहद लगती है, सऊदी अरब और इज़राइल, वो ताबूक का मुकाम है। और ताबूक के मुकाम से हर मुसलमान वाकिफ़ है, क्योंकि जिसने भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है तो ताबूक के मुकाम से वाकिफ़ है। एक उनमें से अड्डा जो है वो ताबूक में कायम किया जा रहा है, और दूसरा अड्डा जो है वो ताइफ में, मक्का के करीब। ये दो अड्डे हैं जिनको इन्होंने ये कहा है कि जी ये इनका ऐलान किया है। इससे पहले जो है वो ऑलरेडी एक इनका अड्डा एक पहले हुआ था, बनाया गया था अल-खरज। ये सऊदी दारुल हुकूमत के करीब एक जगह है। तो अल-खरज के सहरा के अंदर बीचों बीच जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक फ़ौजी अड्डा कायम किया गया था अमेरिकन का। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी यहाँ से इराक़ से और अपना निकल रहे हैं, यहाँ से फ़ौजी जो जा रहे हैं फ़ारिग होकर अफ़गानिस्तान और इराक़ से, उनको जो है वो वहाँ पर उनके लिए एक नई जगह वहाँ पर प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है वहाँ पर बनाई जा रही है। अब ये दो नए अड्डे जो मज़ीद जो ये कायम किए जा रहे हैं, ये 3 बल्कि, तो उसमें जो है वो पॉसिबली असल में रीजन में जो है अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन्स का एक तरफ तो बाइडेन इंतज़ामिया का मसला है। यहाँ पर एक और भी मैंने एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, और वो आर्टिकल था कि जी एक स्ट्रांस जो है इसके ऊपर बाइडेन इंतज़ामिया का है, और दूसरा जो है वो है पेंटागन का। पेंटागन जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रांस रखता है बाइडेन इंतज़ामिया से इस मामले में, इस सारे मामले में, सऊदी अरब ताल्लुकात और अमेरिका अरब ताल्लुकात के मामले में। तो इसमें जो एक पहलवान कौन तगड़ा होगा, ये किस पहलवान को कौन पहलवान जो है वो ये बाजी ले जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये अमेरिका के भी, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम एक मसला बना हुआ है वो एक तो जॉब्स का भी है, फिर उसके बाद अमेरिकन इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा उसने कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें बहुत हिट हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल आए हैं उनको। तो एक अमेरिकन इकॉनमी का भी इशू है इसके अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तरफ इशारा करती हैं कि शायद अमेरिकन्स जो हैं वो रिपोर्ट्स की हद तक और बयानात की हद तक वो उसको रखेंगे एक पॉलिसी को, और हाथी के दांत खाने के और होंगे, दिखाने के और रहेंगे हमेशा की तरह। और सिर्फ उसको जो है उस पॉलिसी को जो है वो एक उस तक रखा जाएगा, महदूद रखा जाएगा, बयानात तक एक पॉलिसी और एक अमली पॉलिसी है। तो इसमें सब में जो है वो एक जो किरदार जो आता है, मुझे पिछले दिनों मेरे एक दोस्त से इसी मौजू पे बात हो रही थी, एक गैर मुल्की जानश दोस्त से, तो वो मुझे पूछ रहा था कि जी क्या वो असल में अक्सर जो यूरोपियन या छोटे यूरोपियन मुल्क हैं वो समझते हैं कि जी जो अरब मुल्कों की सियासत है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, या हम उसके ऊपर हमारी नज़र काफ़ी ज़्यादा गहरी रहती है, या तो वो इसलिए ये समटाइम तो ये भी होता है कि जी वो कहते हैं समझते हैं कि शायद हमारी जो कर्जा पॉलिसी है या उस तरह के मामला हैं उसमें हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं हम लोग। ऐसा नहीं है। तो वो उसका बुनियादी सवाल ये था कि जी क्या स्टेप डाउन हो जाएगा या नहीं होगा, क्या प्रिंस मोहम्मद स्टेप डाउन होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं कहा जी बात यह है कि मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय है
कि प्रिंस मोहम्मद जो हैं वो स्टेप डाउन नहीं होंगे। वो कभी भी जो है ना वो स्टेप डाउन होंगे और ना ही जो है वो शाह सुलेमान जो हैं वो उनको स्टेप डाउन होने देंगे। ये एक बड़ी लिखी बात है। बाकी रहा मामला कि आगे जाके हालात क्या बनेंगे, तो ये भी फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ये एक होता है जो रॉयल फैमिली है, ख़ास तौर पे सऊदी रॉयल फैमिली है, ये एक बहुत ही ज़्यादा ये इसमें ख़बर बाहर नहीं निकलती हैं। बहुत कम होता है कि शाज़ नाज़र कोई ख़बर बाहर निकला है तो निकला है, वरना ख़ानदान के अंदर जो मामलात होते हैं रॉयल फैमिली के वो अंदर ही रहते हैं। हत्ता कि वहाँ के जो जर्नलिस्ट, सऊदी जर्नलिस्ट हैं, उनको भी नहीं पता होता। तो ये अब अंदर क्या खिचड़ी पकेगी, ये इसमें क्या होगा, ये तो अभी तक, चूँकि अभी तो शाह सुलेमान हयात भी हैं और पिछले दिनों वो आए चैनल टीवी पे नज़र आए, वो अरब लीग की भी उसमें और G20 में भी इजलास के अंदर भी, तो वो काफ़ी सेहतमंद लग रहे थे और वो काफ़ी हिशाश पेशाश, और वो कहीं से कोई ऐसा नहीं लग रहा था जैसा कि कुछ यूरोपियन जो है वो अदारों ने कुछ इस तरह की ख़बरें दी थी कि शायद उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है और अमलन जो है वो सारे मामलात प्रिंस मोहम्मद ने उन्होंने संभाले हुए हैं। लेकिन वो एक चीज़ नज़र आई कि नहीं, वो उसको उन्होंने निगेट किया, उनकी जो प्रेजेंस थी वो उससे वो सारी के सारी जो है वो ख़बरें जो है वो उनकी तरदीद हुई कि ऐसा मामला नहीं है। वो अभी तक मुमलिकत के मामलात को देख रहे हैं और अभी तक वो सेहतमंद भी हैं, और जो ख़बरें जिस तरह की सामने आ रही थी तो उसका बिल्कुल एक हमें एक मुख्तलिफ नज़र आया, उनके बरक्स चीज़ें नज़र आई हमें। अच्छा, इसके जो स्टेप डाउन ना होने का जो है वो उससे कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं पॉसिबली। इसमें हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि सऊदी में काफ़ी अरब सरकारी भी अदारों के साथ काम कर चुके हैं और शाही ख़ानदान के करीब भी। तो उनका ये कहना है कि वो एक जो काउंसिल है, रॉयल काउंसिल जो है, उसमें कुछ अभी इख्तलाफात मौजूद हैं और जब तक वो इख्तलाफात हल नहीं होते हैं उस वक्त तक 100% जो रास्ता है वो क्लियर नहीं होता प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान उनका। ये तो मामला है सऊदी और अमेरिका और यूरोप के जो मुमकिन ताल्लुकात हैं उसके बारे में। अब ज़रा आते हैं अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। और बाइडेन इंतज़ामिया जो है उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो धड़ाधड़ वो कर रहे हैं साइन, और अब तक मेरा ख़्याल है कोई कल तक तो 40 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे, और उनमें कुछ खुशाइंद चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पर इमिग्रेंट्स के हवाले से जो उन्होंने एक ऑर्डर जो पास किया है, इसी तरह जो वॉल है उसके हवाले से मैक्सिको के ऊपर, और तीसरे नंबर पे जो है वो जो ख़ानदान जो डिवाइडेड थे, कुछ लोग जो है वो सरहद के उस तरफ थे, माँ बाप उस तरफ थे, बच्चे इस तरफ थे, तो उनको जो एक मिलाने का जो एक प्रोग्राम जो शुरू किया है वो भी एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। तो जहाँ बहुत कुछ और मामलात हैं वहाँ पर कुछ अच्छी ख़बरें भी सुनने को मिल रही हैं, और इसी तरह पाकिस्तान के में भी कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो कोरोना की वैक्सीन जो है वो चीन से पहुँच चुकी है कल, और उसका जो शुरू भी हो गया है, उसके लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। और अब जो है अब दुनिया को
अब वक्त आ गया है कि इकॉनमी पूरी दुनिया की जो है वो इस कदर उसको जो धचका पहुंचा है, और बहुत सारे मुल्क जो हैं पाकिस्तान समेत, हम जैसे मुल्क जो हैं वो उनका जो हशर हुआ है वो किसी कोई ढकी छुपी बात अब नहीं रही है कि एक इंतहाई जो है वो सख्त किस्म का मुआशी दबाव है इन तमाम छोटे मुल्कों के ऊपर। और इसमें सिर्फ छोटे मुल्क ही नहीं है, इसमें अमीर तरीन मुल्क जो हैं वो भी इस दबाव का शिकार हैं। तो अब वक्त है कि अब ज़रा इन मामलात को जो है वो मिल बैठ के जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है वो हल भी किया जाए और डिस्कस भी किया जाए। इसके साथ जो जॉब मार्केट है उसको भी जो है वो अब ये अब नया एक नया सिलसिला अब चल रहा है। एक हम नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसे आफ्टर कोरोना वर्ल्ड कहा जा रहा था। तो आफ्टर कोरोना वर्ल्ड में जो है वो शायद हमें जो जैसे पहले लेबर मार्केट जैसी पहले थी उस तरह की लेबर मार्केट शायद हमें नहीं मिलेगी। हमें अब उसके ट्रेंड चेंज होंगे, और उसके ट्रेंड उससे पहले भी बल्कि चेंज होना शुरू हो चुके हुए थे, उससे ये कोरोना से पहले भी चेंज होना शुरू हो गए हुए थे। कि उसके ट्रेंड्स में दो चीज़ें हैं कि आप स्किल्ड लेबर, ये मैं चीख के थक गया हूँ, हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती है, ये किस दुनिया में रहते हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं ये कहाँ से ये आते हैं ये लोग, कि इनको ये इतनी बेसिक्स जो हैं इनको नहीं पता होती। हालांकि ये ख़ुद जो है आदि से इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनके 50% के करीब तो इनके मशीर और वज़ीर जो है वो तो कोई बरतानवी शहरियत रखता है, कोई अमेरिकन शहरियत रखता है, कोई किसी और मुल्क की रखता है। तो उनको कम से कम इतनी सेंस तो इनको होनी चाहिए। मेरे नज़दीक इसमें सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ रुकावट है, सबसे बड़ी हमेशा से रही, और मैं पहले भी जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, कि किताब जो अंदर है हम वो नहीं बदलते। हम हर गवर्नमेंट जो आती है वो चंद खुशनुमा नारे लिख के और एक खूबसूरत सा सरवर्क बना के और वो हमें एक नया लॉलीपॉप पकड़ा देती है कि ये जो है ना ये बड़ी ये हमने ये चेंजिंग लेके आ रहे हैं, हम ये तब्दीली लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन असल में जो अंदर जो किताब है वो वही रहती है। अब मिसाल के तौर पर हमारा बिजली से हर इंसान की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर बंदे का, पाकिस्तान के क्या दुनिया भर में अब तो हर बंदे की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ज़रा निकाल के देख लें, 1910 का है। तो 1910 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हम आज तक चला रहे हैं। 74 में हमारा जो है वो वफाकी तहकीकाती इदारा जो है FIA वो बना, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है 1898 का, उसके तहत करता है। अब अदारा 74 में बन रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसका जो काम है इन्वेस्टिगेट करना या इन्वेस्टिगेशन करना, वो उसका जो है वो 1898 का जो बनाए हुए रूल्स हैं वो उनके मुताबिक उनके ऊपर वो चलता हुआ उनके मुताबिक वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसको फॉलो करता है वो। इसी तरह सारे के सारे, मैंने अभी रिसेंट भी एक लेटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को लिखा है और उसमें मैंने उनको लिखा कि आप ज़रा सारी जो वजारतें हैं, डिवीज़न है और ये जो सारे आपके हैं, इनको ज़रा मंगवाएँ ज़रा इनसे, इनके रूल्स और सारे से कायदे ज़ाब्ते जिनके तहत ये चलाए जाते हैं ये महकमे और ये काम करते हैं, तो आपको पता जाएगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी कि ये किस कानून के तहत और किन कायदे ज़ाब्ते के तहत ये चलाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान बनने से पहले के जो है 150 साल, पौने 200 साल पुराने जो कवानीन हैं और कायदे ज़ाब्ते हैं उनके तहत चलाए जा रहे हैं। तो एक तो बराह करम मेहरबानी इस कौम पर फरमाएँ कि क्या इतनी बड़ी असम्बली में कोई इतने भी हमारे 72 सालों में अगर लायक नहीं आया तो इनको जो है वो समुद्र में उठा के फेंक दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर हमें इनके पास अगर कोई सलूशन नहीं है तो फिर इनकी ज़रूरत, इनका क्या ज़रूरत है, ये क्यों हाथ सफ़ेद हाथी हम पाल रहे हैं। तो आज के लिए मतलब इतना ही काफ़ी है, इतना ही।
इजाज़त चाहूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। खुदा हाफ़िज़।